हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम BEGA 182 के सेकेंड ब्लॉक का सेकेंड यूनिट कवर करेंगे एंड ये पार्ट थर्ड है। एंड जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है अटेंशन इन लिसनिंग। तो लिसनिंग में कैसा अटेंशन चाहिए अगर आप कोई भी इनफॉर्मल क्वायरीज या फिर इनफॉर्मल सेंटेंसेस या फिर इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो तो हमें कोई भी चीज़ सुनने के लिए एकदम अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम इनफॉर्मली बात करते हैं या फिर इनफॉर्मली किसी चीज़ को सुनते हैं, अगर इंग्लिश लैंग्वेज को ही ले ले तो जब भी हम इनफॉर्मली उसको सुनते हैं तो हम एक रीजनेबल गैस करते हैं कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, जब भी हमें कुछ समझ नहीं आता। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम इसका ले तो वो है आपका इंग्लिश सॉन्ग्स। हम इंग्लिश सॉन्ग्स तो सुनते हैं बट हम समझ नहीं पाते कि वो कह क्या रहा है, लेकिन हम अगर उसे गौर से समझे, गैसिंग करते कि शायद ये होगा। जैसे कि बचपन में मैं जब इंग्लिश सॉन्ग सुनता था तो उसमें एक सॉन्ग था, यू आर माई लव यू आर माई लव। अब मैं उसको एटलीस्ट 12 ईयर 13 ईयर तक यो माई लो गाता था। तो वो एक गैसिंग होता था ना कि भाई वो बोलना क्या चाह रहा है। वैसे ही जब हम इनफॉर्मली कोई बात बोलते हैं, स्पीक करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, बट यहाँ पे हम फॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी इनफॉर्मली स्पीक किया जाता है तो हमें गैसिंग करते हैं कि सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है, जब भी हमें चीज़ें समझ नहीं आती या फिर जब हम थोड़ा सा अटेंशन नहीं दे पाते। तो इसीलिए अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो सराउंडिंग्स है वो भी थोड़ा नॉइजी होता है, जिसके कारण से हम चीज़ें समझ नहीं पाते, जिसके कारण से सामने वाला पर्सन क्या बोलना चाह रहा है, वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है वर्बली। ओके, कई बार क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो बोलते बोलते हमारे साथ टहलता है। जैसे कि आपके फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग, वो बात करते करते इंग्लिश में आपके साथ टहलते टहलते कहीं जाते, तो उस समय भी कई बार उनकी जो फेस होती है वो आपके फेस से थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में होती है, आपके फेस से थोड़े बैड डायरेक्शन में होती है। तो इस कारण से भी जो कैसिंग होती है ना, वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है वहाँ पे। किसी भी केस में अगर देखा जाए तो इनफॉर्मल स्पीच फास्टर होता है और लेस क्लियर होता है अदर स्पीचेस से। वैसे स्पीचेस जो कि हम रेडियो और लेक्चर में सुनते हैं, तो वो सारे स्पीचेस से जो इनफॉर्मल स्पीच होता है वो तेज़ होता है, फास्टर होता है और लेस क्लियर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, मिसेस गांधी वेंट टू पार्लियामेंट एट वंस। बट अगर हम इसे फास्ट बोलेंगे, एक इनफॉर्मली वे में बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, मिसेस गांधी वेंट टू पार्लियामेंट एट वंस। हो सकता है सामने वाला पर्सन उस चीज़ को गैस ना कर पाए, हो सकता है जो हमारी बातें हैं वो थोड़ी फास्टर हो, जो हम बोले वो थोड़े फास्ट वे में बोले, एंड ये लेस क्लियर होता है ना। कई बार क्या होता है, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो सामने वाला बंदा हमें फिर से रिपीट करता है कि भाई तूने क्या बोला, तूने बोला क्या, फिर से रिपीट कर, क्योंकि उसे चीज़ें समझ नहीं आती, वो थोड़ा सा मिस कंफ्यूज कर जाता है। ओके, अगर हम नोटिस करें तो फास्ट स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं ना वो एक साथ पैरेलली रन करते हैं, और कुछ साउंड्स जो होते हैं वर्ड्स के वो छूट जाते हैं, कुछ साउंड्स अनक्लियर हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हो तो उसके अगर आप लिरिक्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा, बट जब आप उसे सिर्फ सुनोगे तो आपको सच में कभी कभार वो चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें कुछ कुछ वर्ड्स को थोड़ा कम प्रेशर में दिया जाता है, कुछ कुछ वर्ड्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिया जाता है, जिससे कि हमें वो चीज़ समझ आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है। ओके, जब भी हम किसी लैंग्वेज को सुनते हैं तो उस लैंग्वेज की जो नॉलेज होती है वो हमें हेल्प करती है चीज़ें समझने में। उस लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे मतलब को, हम जो मीनिंग समझ रहे हैं उसको क्लियर करती है। बट जब भी हम कुछ ऐसा लैंग्वेज समझते हैं जिसका कि हमें लैंग्वेज ही नहीं पता, जो कि हम ऐसा कन्वर्सेशन कर रहे हैं जिसका कि हमें ढंग से लैंग्वेज नहीं पता है, जैसे कि अगर आप हिंदी बोलते हो ना, अचानक से सामने वाला पर्सन स्पेनिश बोलने लगे तो आप शायद कन्फ्यूज कर जाओ, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो बोल क्या रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें, बट सामने वाला पर्सन को इंग्लिश नहीं आ रही या फिर सामने वाला बंदा इंग्लिश सही से बोल नहीं पा रहा, तो जो गैसिंग होती है ना, बस एकमात्र सहारा बचती है आपको कन्वर्सेशन करने के लिए। आप गैसिंग के थ्रू समझ जाते हो। जैसे कि सामने वाला बंदा हिंदी बोल रहा है एंड मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो वो गैसिंग करेगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ओके, एंड उस गैसिंग से वो समझने की कोशिश करेगा कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एंड वो फिर रिप्लाई देना स्टार्ट करेगा। अगर वो नहीं समझ पाएगा तो वो वहीं पे बोल देगा भाई समझ नहीं आ रही। इसीलिए जो लैंग्वेज होती है ना वो समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी कन्वर्सेशन करने के लिए, कोई भी बात करने के लिए, इनफॉर्मली फॉर्मली किसी भी फॉर्म में। ओके, उस लैंग्वेज का जो मतलब होता है, जो वर्ड्स होती है बातचीत करने में जो यूज़ किया जाता है, वो हमें हेल्प करता है ताकि हम चीज़ें समझ पाए। बट जब ये सब नहीं कर पाते, जब हमें लैंग्वेज अच्छे से समझ नहीं आता, तो हम सिर्फ गैसिंग करते रह जाते हैं कि आखिर वो सामने वाला पर्सन कह क्या रहा है। जैसे कि कभी कभार जो गैसिंग होती है ना वो रॉन्ग हो जाती है। रॉन्ग हो जाती है कैसे, मिस प्रोनाउंसिएशन के कारण, आपके साउंड से। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, माई फ्रेंड शांति। ठीक है, कोई पर्सन बोल रहा है माई फ्रेंड शांति, एंड सामने वाला पर्सन अगर उसको नहीं सुना एंड वो क्या सुन लिया उसके कन्वर्सेशन में, योर फ्रेंच आंटी।
है क्या सेंटेंस, माई फ्रेंड शांति, एंड वो सुन लिया योर फ्रेंच आंटी। तो ये एक मिस प्रोनाउंसिएशन या फिर बोला जाए साउंड इफेक्ट के कारण हो सकता है, आपके सराउंडिंग के कुछ बैड इफेक्ट या फिर जो आप चीज़ें सुन रहे हो उसके बैड इफेक्ट के कारण आप चीज़ों को मिस प्रोनाउंस कर रहे हो या फिर आप चीज़ों को कंफ्यूज करके समझ रहे हो। ओके, तो विक्टोरिया फ्रॉम्किन उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि जैसे कि स्लिप ऑफ द ईयर होता है वैसे स्लिप ऑफ द टंग, जैसे कि स्लिप ऑफ द टंग होता है उसी के एनालॉगी में स्लिप ऑफ द ईयर उन्होंने लिखा है, बताया है ये चीज़। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है एक्चुअल स्पोकन इंग्लिश का। इसमें जो कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम नॉर्मली एक हाई पिच में बोलते हैं एंड कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि नॉर्मली हम लो पिच में बोलते हैं जब भी हम बात करते हैं। जैसे कि हम इस सेंटेंसेस को देखें, यहाँ पे क्वेश्चन क्या गया है, आर इमिग्रेंट्स आर मोर लॉ अबेडिंग वाई। तो यहाँ पे जो इसका आंसर दिया गया है वो किस तरह से, बिकॉज आई थिंक दे हैव देयर ओन are very strong, are cultural and religious, are they give themselves very much to themselves। तो यहाँ पे जो वर्ड्स कैपिटल में है वहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि बिकॉज है, बिकॉज को हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज, काउज में ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं एंड बी को हम थोड़ा कम ही कर रहे हैं। जैसे कि आई थिंक दे हैव देयर ओन और वेरी स्ट्रांग। जब भी हम कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे या फिर जब हम बोलते बोलते कोई चीज़ सोचना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कभी कभार जब मैंने स्पीच देना स्टार्ट किया था अपने कॉलेज के टाइम में, अपने स्कूल के टाइम में, तो मैं जब स्पीच देता था ना तो चीज़ें मैं भूल जाता था। उस समय मैं सिर्फ एक ही साउंड बसता था, या फिर या फिर ओहो ये होता हो ना। हम सोचते हैं जब बोलते बोलते जब प्रोनाउंस कर रहे थे ये वो होता है ना ऐसा, तो वही यहाँ पे या फिर का है। ठीक है, यहाँ पे भी हम हेजिटेशन मार्कर्स यूज़ करते हैं जहाँ पे हम चीज़ें समझ नहीं पाते या फिर बोलते बोलते पॉज लेते। ओके, अगर जनरल में समझा जाए तो जो भी कंटेंट वर्ड्स होता है जैसे कि नाउन हो गया, वर्ब्स हो गया, एडजेक्टिव्स हो गया, एडवर्ब्स हो गया, वो स्ट्रेस्ड होता है, उस पर हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, उसका जो साउंड होता है वो ज़्यादा तेज होता है। एंड जैसे लिटिल वर्ड्स हो गया जैसे कि प्रीपोजिशन, ऑक्सिलरी वर्ब, कंजक्शंस एंड सो ऑन, वो थोड़ा अनस्ट्रेस्ड होता है, हम उसमें स्ट्रेस कम देते हैं। ये एसेंशियल है हमारे लिए ताकि हम लिसनिंग समझ सके, बोल सके जैसे कि ऑर्डिनरी स्पोकन किया जाता है। अगर हम कोई भी अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ देखें, अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ मतलब जहाँ पे स्क्रिप्ट ना हो, डायरेक्टली कोई पर्सन इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दे किसी पर्सन का एंड सामने वाला पर्सन बोले, जैसे कि इमेजिन कर लो आपके क्लास का कोई टॉपर है, वो टॉप क्या है एकदम स्टेट लेवल पे, तो जो इंटरव्यू उससे लेने आएगी मीडिया, वो उससे कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू ना लेगी, है ना, वो डायरेक्टली आएगी, माइक रखेगी एंड पूछना स्टार्ट करेगी। बट बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ पे आपको पूरा स्क्रिप्ट दिया रहता है एंड उसी के बेसिस पे आपको बोलना रहता है। ओके, तो अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू के जैसा ऑर्डिनरी स्पीकिंग हमें बोलना सीखना चाहिए इंग्लिश में। ओके, हो सकता है कि शुरुआत में हम उसे सही से समझ ना पाए या फिर कम्युनिकेट ना कर पाए, बट धीरे धीरे हम वो चीज़ समझ आएंगे। हमें शॉर्ट स्टेजेस यूज़ करने चाहिए, स्पीचेस के कपल ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करने चाहिए बोलने के लिए, समझने के लिए। जैसे कि हम किसी पर्सन का आवाज़ या फिर स्पीच रिकॉर्ड करेंगे एंड बार बार सुनेंगे तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है, या फिर हम सेम पर्सन की जो बातें हैं वो बार बार सुने तो भी हमारा हेल्पफुल है। ओके, तो इस तरह से धीरे धीरे हमें खुद ही डिफरेंस पता चलने लगेगा कि हम कैसे चीज़ें धीरे धीरे सीख रहे हैं। अगर हम सबसे ईजीएस्ट वे देखें इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलने का, स्पीकिंग करने का इनफॉर्मली, तो वो है आपका न्यूज़ हेडलाइंस। आप न्यूज़ हेडलाइंस को सुनो, टीवी पे न्यूज़ हेडलाइंस बोलते हैं एकदम बीबीसी न्यूज़, ये तो सबसे बेस्ट है। वो एकदम इंग्लिश में रपा रप न्यूज़ हेडलाइंस बोलता है, जो पर्सन उसे समझ गया मतलब वो इंग्लिश स्पीकिंग को, इंग्लिश लिसनिंग को अच्छे से समझ रहा है। तो आप न्यूज़ हेडलाइंस समझो जहाँ पे कंटेंट प्रिडिक्टेबल होता है। आप बहुत बार स्पोर्ट्स कमेंट्री सुनते हो, आप उसको सुनो जो कि इंग्लिश में बोला जा रहा है, वेदर बुलेटिन्स को सुनो। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी इंग्लिश लिसनिंग को, इंग्लिश स्पीकिंग को बेटर बनाने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे ये सेकेंड चैप्टर का पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर मैंने 3 पार्ट में कवर कर लिया है, आप तीनों पार्ट को देख लेना। एंड गाइज़ अगर आपको मेरे वीडियो का एक्सप्रेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज़ गेट इन टच विद मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज़।